हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं महाबहस। दिल्ली में नए चेहरे चमकने वाले हैं और इनकी दमक आपको लखनऊ से देहरादून तक नजर आने वाली है। जी हां, मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है, पर नजर यकीन मानिए यूपी उत्तराखंड की गद्दी पर भी होगी, क्योंकि यहां चुनावी बिसात बिछ चुकी है, शहबाद का खेल शुरू हो चुका है। तो क्या दिल्ली दरबार के जरिए साधा जाएगा यूपी का समीकरण? क्या यूपी के दलित से लेकर ब्राह्मण चेहरे तक बनेंगे दिल्ली दरबार का हिस्सा? यूपी के कितने योद्धा बनेंगे दिल्ली के दबंग? आज महाबहस इसी पर। यूपी चुनाव पर निशाना, कैबिनेट विस्तार बहाना। वो है सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये केवल हमारे लिए स्लोगन नहीं है, ये हमारा संकल्प है। और हमारे संगठन में, सारी संगठन से लेकर सरकार में इसी मूल मंत्र पर लगातार काम होता है। और टीम चुनने का अधिकार कप्तान को होता है, तो स्वाभाविक रूप से जो कप्तान है वही अपनी टीम चुनेंगे। कर लो चाहे जितनी तैयारी, जनता नहीं देगी मौका भारी। राज्य के नागरिक की सुरक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की होती है। राज्य सरकार ये अनिवार्य करे कि किसी भी नागरिक के स्वास्थ्य में और सुरक्षा में किसी तरह की भी चूक ना हो पाए। विपक्ष चाहे जितना करे सवाल, कैबिनेट में देश की भागीदारी जी पे निर्भर करता है, उन्हें पूरे देश को देखना होता है और अपने सहयोगी दलों को भी साथ लेकर चलना। इसलिए निर्णय प्रधानमंत्री जी के ऊपर रहता है हमेशा। वो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, अमित शाह जी हैं, मिलजुल के जो तय करेंगे मैं समझता हूँ वो अच्छा ही करेंगे। यूपी के कितने योद्धा बनेंगे दिल्ली के दबंग? मुझे पता नहीं है कि कब विस्तार हो रहा है नहीं हो रहा है, ये हमारा सब्जेक्ट भी नहीं है। सर, आपको जिम्मेदारी दी जाती है तो उसके लिए आप तैयार हैं पूरी तरीके से? किस चीज़ की जिम्मेदारी? कोई बात नहीं, चित नहीं। किस चीज़ की जिम्मेदारी दी जाती है? वैसे अपने स्वभाव के कारण कहीं भी पार्टी ने अपनी कोई ड्यूटी लगाई है तो हमने उस ड्यूटी को करने का प्रयास किया है। आज महाबहस इसी पर। तो एक बड़ा मंत्रिमंडल में फेरबदल, यूं कहिए कि यह काम अधूरा भी था। पिछले 1-1.5 साल से कोरोना में देश घिरा हुआ था, तो अब अगर बीच में जरा सी मोहलत मिली है तो ये कदम तो उठाया जा रहा है। और इसलिए भी क्योंकि आने वाले दिनों में 4-5 राज्यों में जो चुनाव हैं, क्या नजर वहां भी है इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए? आइए समझता हूं मैं। मेरे साथ जुड़े हुए आलोक अवस्थी साहब बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सूर्यकांत धस्माना साहब कांग्रेस लीडर है उत्तराखंड में, शिशुपाल सिंह समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सतीश प्रकाश साहब बीएसपी के सपोर्टर हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आलोक अवस्थी जी, सबसे पहले तो आप ही बता दीजिए कि क्या ये दिल्ली के जरिए यूपी की सत्ता की डगर बनाई जा रही है? क्या मंत्रिमंडल विस्तार में नजर आएंगे तमाम वो चेहरे? देखिए अजय जी, हम भी मीडिया के माध्यम से बात सुन रहे हैं और मंत्रिमंडल विस्तार जो है हमेशा से प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार रहा है और उन्होंने हमेशा जो उनका मेन मकसद रहा है कि कैसे भारत राष्ट्र की रक्षा सीमाओं पर अच्छे से हो, कैसे भारत जो है विश्वगुरु के रूप में बैठे और कैसे गरीब का कल्याण हो, उस नीतियों में उन्होंने समय समय पर अपने जो सहयोगी चुने और उन्होंने उनको जो है मौका दिया। अब आगे किसको मौका मिलेगा, कब मिलेगा, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी तय करेंगे। लेकिन आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी निरंतर जो है जी आलोक जी, ये सारी बातें तो ठीक है, आप कर रहे हैं, सत्ता इसलिए आपको मिली हुई है जनता का कल्याण करने के लिए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, लेकिन आपका भी तो कल्याण चाहिए ना, वोट तो चाहिए ना। और यूपी में तो अभी वोट चाहिए, उत्तराखंड में तो वोट चाहिए, उसके लिए तो समीकरण साधने पड़ेंगे ना। देखिए मैं सीधी से बात कहना चाहता हूँ, आपका काम बोलता है। देखिए है ना, आप आज अगर जनता ने प्रधानमंत्री जी को दोबारा मौका दिया है, पहले से अधिक वोट दिया है, पहले से अधिक सीटें दी हैं,
तो उन्होंने 5 वर्ष जो है काम करके दिखाया, उसका उन्हें अवसर मिला। अच्छा। और आप लगातार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को ले लीजिए, हम लगातार सारे चुनावों में जीतते चले जा रहे हैं। क्या कारण है? तो सीधी सी बात यह है कि हम गरीब कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं, हम गांव गरीब किसान मजदूर के लिए काम कर रहे हैं, हम किसानों के साथ जो है बराबर खड़े हुए हैं, उनकी उपज अच्छी हो, उनकी खरीद सही से हो जाए, उनको पैसे का ट्रांसफर सही से चला जाए, लॉ एंड ऑर्डर को हम ठीक से रखें, कोई उनको लूट ना पाए, इस पर निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं, जिसमें सफलता मिल रही है। आलोक अवस्थी जी, मैं इन बातों से मैं बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं है कि इन बातों से सहमत नहीं हूं। आप ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये एक शब्द आप भूल जा रहे हैं जो आप ही के खेमे से पार्टी से निकल कर आई है, सोशल इंजीनियरिंग। ये तो मान लीजिए कि वो भी कर रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है? सभी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सभी कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। और सबका साथ सबका विकास की जो अवधारणा है, हम उसी के अनुसार चलते हैं। ठीक है। जिसको भी मौका पार्टी मौका देती है, चाहे वो किसी वर्ग से आता हो, किसी वर्ण से आता हो, किसी धर्म से आता हो, वो एक कार्यकर्ता होता है और कार्यकर्ता को मौका मिलता है। मुझे लगता है कि जिनको भी मौका मिलेगा वो लोग अच्छा काम करेंगे। अच्छा, ठीक है। सूर्यकांत जी के पास में आऊंगा, लेकिन चूंकि यूपी से आलोक अवस्थी जी हैं, शिशुपाल जी ने समाजवादी पार्टी से नेता जुड़े हुए हैं, उनको जरा ले लो। शिशुपाल जी, तो आपको नहीं लगता कि ये मंत्रिमंडल का विस्तार जो होगा, ये इसके जरिए यूपी में होने वाले महाभारत की बिसात भी बिछाई जाएगी? जी, बिसात बिछाई जाएगी, लेकिन इसमें कहीं कोई काम नहीं हो रहा। पिछड़े और अति पिछड़ों को बांटा जा रहा है, केवल लोगों को धोखा दिया जा रहा है। इसमें अब के जो कोरोना वो काल कैसे हुआ, उसमें ये पता चल गया कि सरकार की कितनी तैयारी थी। न दवाई थी, न बेड थे, न कहीं कोई मतलब बिस्तर मिल रहा था, एडमिट नहीं हो रहे थे लोग, कोई पूछ नहीं रहा था। तो इसी तरीके से जैसे पहले मौर्य जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही थी, अब उनको लास्ट में ऐसा डाल दिया कि उनकी कोई बात भी नहीं सुनी जा रही। योगी आदित्यनाथ की पूरी चल रही है। आपको मौर्य जी की बड़ी परवाह हो रही है, ऐसा क्यों? मतलब मौर्य जी की को लेकर के बड़ी सहानुभूति आपको दिखाई दे रही है? मैं पिछड़ों और अति पिछड़ों की बात करता हूं। पिछड़े और अति पिछड़ों तो में आप बंटवारा करने के बाद इनके पिछड़ों अति पिछड़ों को बांट रहे हैं क्या? बेमतलब कर दिया गया है। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। सूर्यकांत धस्माना जी, उत्तराखंड में तो खैर आप लोग बहुत उठापटक देख ही रहे हैं, लेकिन अब तो नए चेहरे अब दिल्ली में लाकर उत्तराखंड से भी उसे संतुलित कर लिया जाएगा, बैलेंस कर लिया जाएगा। अजय भाई, देखिए, संतुलित करने का हर पॉलिटिकल सिस्टम निश्चित तौर पे। जी, आ रही है आपकी आवाज? सवाल मेरे से है, किससे? हाँ, आप ही से। मेरी आवाज आ रही है आप पे? आ रही है। मेरे से सवाल है तो मैं आपको एक बात बता दूं कि एक अंग्रेजी में कहावत है कि यू कैन फूल अ पर्सन ऑल ऑफ द टाइम्स। एक व्यक्ति को हमेशा मूर्ख बना सकते हो। यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम्स। कुछ लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हो, लेकिन यू कैन नॉट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम्स। आप हमेशा सब लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। जात पात समीकरण, ऊंचा नीचा, पिछड़ा अगड़ा, ये जो आप जिस पे बहस हो रही है, अगर ये तमाम कोशिशें कर भी ले तो क्या वो किसान जो अपने को लुटा पिटा समझ रहा है वो संतुष्ट हो जाएगा? क्या वो बेरोजगार जिसके हाथ खाली हैं, आज उसके हाथ में काम नहीं है, वो अपने आप से संतुष्ट हो जाएगा? क्या वो गृहिणी जो हमारे राज्य में 400 रुपए का सिलेंडर ले रही थी, आज 850 रुपए में उसको गैस का सिलेंडर लेना पड़ रहा है, वो संतुष्ट हो जाएगा? क्या वो लोग जिनकी मोटरसाइकिल और कार में पेट्रोल, हमारे राज्य में जब कच्चा तेल अपने समय में हमारे यूपीए के कार्यकाल में $100 पर बैरल एवरेज था 10 सालों में, और पेट्रोल 70 रुपए से ऊपर नहीं गया था, डीजल 60 रुपए नहीं छुआ था। आज जब दुनिया में कच्चे तेल की कीमत $28 पर बैरल भी आया है और आज $74 पर बैरल है और एवरेज
$50 पर बैरल भारतीय जनता पार्टी के 7 सालों में रहा है, तो क्या जो आज 100 पार पेट्रोल खरीद रहा है, 90 पार डीजल खरीद रहा है, वो इससे आलोक जी आप एक जवाब दे देना चाहेंगे आप सूर्यकांत जी का, शिशुपाल जी का, फिर मैं आगे बढ़ूं बाकी मेहमानों के पास। ये बताएं दसवाना जी ने जो अपनी शब्दों में कहा कि फूल और कौन सबसे बड़ा फूल बना रहा है देश को, मुझे लगता है दसवाना जी शायद अपने अध्यक्ष राहुल गांधी की चर्चा कर रहे होंगे कि किस तरीके से वो मूर्खतापूर्ण जो है उनके सवाल होते हैं, किस तरीके से आपको पता होना चाहिए वो अध्यक्ष नहीं है, चला रहे हैं। अवस्थी जी आपको पता होना चाहिए वो अध्यक्ष नहीं है, बात कह दी है आपको पता होना चाहिए वो अध्यक्ष नहीं है, वो पूर्व अध्यक्ष है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन पर झूठ बोलने के लिए उनको अवमानना का दोषी पाया था, जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जाकर झूठ बोलने के लिए अवमानना के दोषी हुए थे श्रीमान राहुल गांधी जी। किस तरीके से प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश में झूठ बोलने के कारण यहाँ की जनता ने उनको हरा कर अमेठी से भेजा, जबकि अमेठी उनकी एक पुश्तैनी सीट होती थी जहाँ पे उनके पिताजी भी चुनाव लड़े, उनकी माँ ने भी चुनाव लड़ा। वहां पर राहुल गांधी की हार का सबसे बड़ा कारण क्या था? सिर्फ ये झूठ बोलना और मूर्खतापूर्ण अपूर्ण आचरण करना। तो मुझे लगता है मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे प्रवक्ता है अवस्थी जी, मुद्दे पे बात करिए, बातचीत पर आते आते मुद्दे पे बात करिए, मुद्दे पे तो बेरोजगारी पे बात करिए, पेट्रोल पे बात करिए, डीजल पे बात करिए, किसान कानून पे बात करिए। कर देता हूँ। ओके, सतीश प्रकाश जी बीएसपी सपोर्टर भी है मेरे साथ, और फिर उसके बाद मैं वीरेंद्र नाथ भट्ट जी के पास जाऊंगा, सीनियर जर्नलिस्ट। सतीश जी, भाई सरकार में अभी बहुत सारे मंत्रियों के पद खाली थे केंद्र में, अब 81 की कैपेसिटी है, 52-53 थे, बढ़ा रहे हैं पीएम मोदी अपने कैबिनेट को ताकि काम और बेहतर कर सके, इसमें क्या दिक्कत? नहीं, इसमें देखिए, सुनिए अजय जी, किसी को कहीं दिक्कत नहीं। अगर उत्तर प्रदेश को सरकार को आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार की नींव है वो कहीं ना कहीं आक्रोश पे आधारित है। आपने बीजेपी ने 2017 में पिछड़ों के नेता के रूप में केशव प्रसाद मौर्य जी को आगे करके बहुमत लिया, और जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो आपने पिछड़े को पीछे कर दिया और योगी जी को आगे कर दिया। जिस दिन योगी जी शपथ ले रहे थे उस दिन आपके केशव प्रसाद मौर्य जी हॉस्पिटल में बाकायदा अपना इलाज करा रहे थे। देखिए, इसी सरकार के खिलाफ, ये भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहली बार हुआ है कि अपनी सरकार के खिलाफ उसके विधायक बाकायदा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाकायदा उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। और यही बीजेपी के विधायक आज गांव में जाने से डरते हैं, क्योंकि कृषि कानून को लेकर के किसान जिस तरह की जनता का कर रहा है, और बाकायदा विधायक कह रहे हैं सरकार से कि आप हमको बचाइए। तो ये जन आक्रोश है। कोरोना काल में आप देखेंगे कि तमाम बीजेपी के लीडर योगी जी से लेकर के नाखुश थे। अरे सतीश जी, ये सारी बातें तो रोज होती रहेंगी, मगर जरा ये सोचिए कि बड़े दलित चेहरे को यूपी से उतारा जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल में, फिर क्या करेंगे बहन मायावती जी? नजर सबसे ज्यादा उन्हीं पर है। आजमगढ़ में एक दलित महिला के साथ बलात्कार हुआ है, सोशल मीडिया पे 10 लाख लोग उस वीडियो को देख चुके। योगी जी तक अभी वो वीडियो नहीं पहुंचा, मोदी जी तक अभी वो वीडियो नहीं पहुंचा, है ना। उस महिला ने क्या क्या उसके बच्चों के सामने, उसके इसलिए तो ताकत दे रही है ना, इसीलिए आलोक जी कहेंगे इसीलिए हम ताकत दे रहे हैं, दलित मंत्री बना रहे हैं केंद्र में। अरे मंत्री बनाने से क्या होगा, कितना जलाओगे? बताइए भाई, जल्दी से एक छोटा सा जवाब दीजिए 10 सेकंड का आलोक जी, फिर वीरेंद्र जी से मैं जरा समझूं आप सामाजिक भ्रष्टाचार इस फेरबदल का। सतीश प्रकाश जी जो बात कह रहे हैं उसमें कहीं कोई सत्यता नहीं है। जिसके साथ गठबंधन करके लोकसभा का चुनाव लड़े थे हमारे जो बहन मायावती जी जो है, उस पार्टी के साथ लड़े थे जिन्होंने मायावती जी की हत्या करने का प्रयास किया, जिन्होंने उनके साथ जो है उनका अपमान करने का प्रयास किया। तो सत्ता के लालच में ये उस पार्टी के साथ हो जाते हैं जिसमें जो है जो दलितों के लिए सबसे ज्यादा अपराध करती है, जिसके नेता आजम खान कहते थे कि जहां पे बाबा साहब की मूर्ति रख दी जाएगी वहां पर जमीन पे कब्जा हो जाएगा, और जहां पर उंगली उठा रहे हैं वहां पे कब्जा हो जाएगा। उस पार्टी से चुनाव में सौदा कर लेते हैं, वहां पर आपको दलितों नहीं आता है। 5000 पदों को आप पिछड़ों के खा के इस देश का जो गरीब सेक्शन है, चाहे वो दलित है, चाहे पिछड़ा है, चाहे वो धार्मिक रूप से पिछड़ापन है, उनको सबको आप कैसे मानोगे? का हो जहाँ पे उन्होंने काम किया हो, जहाँ पे उन्होंने कार्य क्षेत्र रहा हो, उन सबको पंचतीर्थ के रूप में हमने विकसित किया है। तो एक दूसरा बड़ा भीम हमने बाबा साहब को हमने अर्पण किया है। तो आप तो समाजवादी पार्टी की गोदी में बैठ जाते हैं, जो चुनाव लड़ना होता है, बाद जब आपका मतलब हो जाता है तो आप समाजवादी पार्टी को छोड़ देते हैं।
तो बाबा साहब को मानना और बाबा साहब की मानना दोनों चीजों में अंदर है। बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान ये कहता है। वीरेंद्र जी बहुत देर हो गया, वीरेंद्र जी को लाना है मुझे। सरकार का ये राजधर्म है, इसकी जरूरत बता सरकार की दीजिए आप नैतिक जिम्मेदारी है ठीक है, कि कोई भी गरीब आदमी उसके खिलाफ कोई भी अगर अपराध होता है तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि उसके साथ खड़ा हो। वरिष्ठ आज पत्रकार योगी सरकार कहां से होगी? ठीक है, आज सरकार इसमें हर दलित अपराधी व्यक्ति के के साथ खिलाफ है। बलात्कार हो रहा है। सरकार और हर सरकार अपराधी कहां के से खिलाफ होगी? जो कार्रवाई कर रही है, जो घटना की आप बात कर रहे हैं आजमगढ़ की, वहां पर भी कार्रवाई हुई है, लोग जेल में भेजे गए, उनके सुनिए, संपत्ति अरे कोर्ट चली कार्रवाई गई है, की आपने? एनएसए लगाया किसी को गया। अरे देख रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ बता दूं मैं आपको, सब लोग चले गए जेल, तो आपके सारे कई सांसद विधायक भी डीएसपी के चले आपकी गए पार्टी थे। का विधायक है। आजमगढ़ में जब पूरे वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, वीरेंद्र नाथ भट्ट जी, वीरेंद्र भट्ट आए अभी सुन लीजिए सतीश जी, आलोक जी। वीरेंद्र नाथ भट्ट वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए काफी देर से। वीरेंद्र जी भाई, ये प्राइम मिनिस्टर उनका विशेषाधिकार, वो अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल कर रहे हैं, मिड टर्म करेक्शन भी लोग कहते हैं कि वो भी है एक वजह, कम मंत्री थे, तो इसको क्यों चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है, या यही वजह है? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी वीरेंद्र जी। हेलो जी आप मुझसे पूछ रहे हैं? यस सर प्लीज। देखिए, ये केवल यूपी उत्तराखंड का चुनाव का मसला नहीं है। 2023 में भी मई में कर्नाटक में चुनाव है और नवंबर 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव है। तो ये मंत्रिमंडल ये सरकार को बने लगभग 25 महीने पूरे हो गए हैं और लगभग 28 पद खाली हैं। तो हर लिहाज से मंत्रिमंडल में रिशफल तो ड्यू था, ये होना ही था और ये लगातार चल रहा था। कोरोना की वजह से, कभी बंगाल में चुनाव की वजह से, कभी बिहार में चुनाव की वजह से, ये तो होना ही था। तो ये हमें इसके ऊपर एक लार्जर पिक्चर देखनी चाहिए कि ये पूरे देश के लिए है, ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हो रहा है, ये किसी एक राज्य स्पेसिफिक मामला नहीं है। ये बात सही है कि यूपी में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, गोवा में चुनाव है और मणिपुर में है, पंजाब में है, लेकिन ये ओवरड्यू था और इसीलिए जो थावरचंद गहलोत जी जो राज्यसभा में बीजेपी के नेता हैं, उनको कर्नाटक का गवर्नर बना के भेजा जा रहा है। वहां भी अगले वर्ष चुनाव है मई में। तो ये लॉन्ग ओवरड्यू था। उत्तराखंड और यूपी, क्योंकि ये बहुत बड़े राज्य हैं, खासकर यूपी जहां पे 80 लोकसभा की सीट हैं, तो ये हर लिहाज से बीजेपी के सपोर्ट बेस की बुनियाद है, यहाँ होना ही था। और आपने देखा तो वीरेंद्र जी, आपको लगता है कि यूपी और उत्तराखंड के और चेहरे हमें केंद्रीय मंत्रिमंडल में नजर आ सकते हैं, बड़े चेहरे, हिस्सेदारी बढ़ सकती है? बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आएंगे और ये भी बहुत जिम्मेदार लोगों का कहना है कि उत्तराखंड के जो एक मंत्री हैं, शायद उनको हटाया जाए। जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं रमेश चंद्र पोखरियाल जी, तो चुनाव की दृष्टि से उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ दो लोग आ सकते हैं जो अति पिछड़े वर्ग के हैं और एक रामचंद्र कठेरिया जी हैं, दलित वर्ग के हैं, जाटव समुदाय के हैं। तो ये और सदैव मंत्रिमंडल में जब भी फेरबदल होता है तो जाति और क्षेत्र और भाषा के संतुलन का सदैव ख्याल रखा जाता है। और जो आगामी मंत्रिमंडल विस्तार है, ये भी कोई अपवाद नहीं है। ये राजनीतिक समीकरणों के आधार पे के आधार पे भी इसमें लोग जुड़ेंगे, कुछ लोग बाहर होंगे और 28 लोग इसमें पद खाली हैं। तो इसको जो है, जो आजमगढ़ में हो रहा है और जो दलित राजनीति है, ये इस विषय से अलग है। हमें मोटी बात ये समझनी चाहिए, ये बहुत लंबे समय से ड्यू था। ठीक है, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 25 महीने पूरे हो चुके हैं, ये 26वां महीना चल रहा है। और आपको याद होगा 24 मार्च 2020 को पहला लॉकडाउन लगा था पिछले वर्ष। तो लगभग 1.5 वर्ष का समय हो रहा है, ये देश महामारी से गुजर रहा है। अभी तमाम बातें महंगाई के बारे में हुई, तो ये महंगाई और ये आर्थिक बदहाली और ये डेवास्टेशन, असंगठित क्षेत्र में बेरोजगार की समस्या, ये सब इसकी मूल वजह कोई केंद्र सरकार की अक्षमता नहीं है। इसकी एकमात्र वजह है पेंडेमिक या महामारी, और ये आर्थिक बदहाली दुनिया के लगभग सभी देशों में है। भारत कोई अपवाद नहीं है। ब्रिटेन, हमारा स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ब्रिटेन से बेहतर नहीं है, सहमत नहीं लग रहा आपकी बात से, अमेरिका से बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी जो
जो हमारे यहाँ कैजुअलिटी फिगर है वो इन सभी देशों से कहीं कम है। तो ये और हमें जो है अपने विषय पे स्पेसिफिक बात करनी चाहिए। 4-6 अगर विषयों को हम मिला देते हैं तो हम अपने एजेंडे से भटक जाते हैं। अगर आपने चर्चा ये रखी है केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की, तो आप ये देखिए कि केंद्र सरकार अभी नेशनल पिक्चर इसमें देखनी पड़ेगी और इसमें चुनाव कहीं ना कहीं उसका एक हिस्सा है। जी भट्ट साहब, आलोक अवस्थी जी, तो इसको आप मानिए ना और ये बताइए ना हमें कि जो खबरें आ रही हैं आलोक जी कि जो जिन चेहरों के बारे में कहा जा रहा है कि यूपी से एक दलित चेहरे के तौर पर कठेरिया साहब को लाया जा सकता है, वीरेंद्र जी ने भी अभी कहा ओबीसी के चेहरे के तौर पर आपके बघेल साहब, एसपी सिंह बघेल साहब आ सकते हैं, अनुप्रिया पटेल को लाया जा सकता है, और भी नाम हैं, ब्राह्मण चेहरे के तौर पर रीता बहुगुणा जोशी को लाया जा सकता है। कुछ तो कंफर्म कीजिए, क्या ये सारे मंत्री बनने वाले हैं क्या हमारे यूपी से? उत्तराखंड से अजय भट्ट साहब को लाया जा सकता है। अजय जी, ये सब कयास हैं, आपको भी पता है। इसके पहले जितने भी कयास लगाए गए हैं उसके कोई अलग स्टोरी सामने आई है। तो मोदी जी क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, कब करेंगे, ये समय आने पर ही आपको पता चल पाएगा। हाँ, मीडिया स्पेकुलेशन के लिए हम स्वतंत्र हैं कि हमको ये नेता आपके उससे आपको अच्छा लगता तो आप चाहेंगे कि नहीं कि यूपी से ज्यादा मंत्री बने? इतना ही कहना है। आपको तो यूपी में लड़ना है अभी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है यूपी में, ठीक है। केंद्र में भी जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी के, और जो प्रदेश सरकार है वो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। दोनों ही सरकारें अच्छा कार्य कर रही हैं। उस सरकार को चलाने के लिए जो भी योग्य व्यक्तियों की जरूरत होगी, हमारे नेता स्वतंत्र हैं, वो उनको मौका देंगे। लेकिन पार्टी के स्तर पर हम यही कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार गरीब कल्याण की योजनाओं को जो चला रही है, जो किसानों के लिए चला रही है, गांव गरीब की बात कर रही है, हमें उसका लाभ चुनाव में मिलेगा। ठीक है। अब शिशुपाल सिंह जी, क्या समाजवादी पार्टी के लिए ये बेचैनी है, ये परेशानी है कि सारे समीकरण इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए भी बीजेपी साथ लेगी, चाहे वो ओबीसी हो या SC ST हो या अगड़े हो, सब पर नजर है, सब चेहरे इसमें शामिल हो जाएंगे शायद? ऐसा कुछ नहीं है श्रीमान जी। समाजवादी पार्टी आज बहुत मजबूत है और बहुमत में आएगी 100%। लेकिन स्थिति ये है कि जो भाजपा के लोग पिछड़े और दलितों को, ऐसे आधारहीन लोगों को बनाएंगे अपना मंत्री जो उनके क्षेत्रों में जाकर काम नहीं कर पाते। ये पहले भी इस तरह का देखा गया है। तमाम लोगों को जो चुनाव के समय वायदे किए थे, एक भी वायदे पूरे नहीं हुए। अब भी इसी तरीके से जिन राज्यों में चुनाव होता है उनमें सौगातों की बौछार कर दी जाती है, एकदम बहुत ज्यादा सौगात दे दी जाती हैं, लेकिन चुनाव होते ही सारी बातें खत्म हो जाती हैं, कुछ नहीं रह पाता। जैसे बिहार में अथवा इसमें बंगाल में तमाम सौगात दी थी, आज उनका नाम निशान नहीं है, कहीं कोई काम नहीं हो पा रहा। सुनिए शिशुपाल जी, वादों का हिसाब तो जनता कर लेगी। सबसे ज्यादा जनता को पता होता है कि कितने वादे उसके पूरे हुए या नहीं हुए, कितने कम हुए। आप समीकरण की चिंता कीजिए, आप छोटे छोटे दलों को जोड़ रहे हैं, MY समीकरण को जोड़ रहे हैं, और सब में आलोक अवस्थी जी की पार्टी छेद करने में लगी हुई है। सतीश प्रकाश जी, यही चिंता क्या बहन जी के लिए भी होगी? और जो किसान लोग हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो बहुमत के साथ आएंगे। निश्चित रूप से हमारे साथ बहुत बड़ा बहुमत है। इनकी भाजपा की जितनी भी बातें हैं, आज ही केशव मौर्य जी ने कहा है अयोध्या में जाकर के, नहीं आज ही शिशुपाल जी कहा है कि 300 से ज्यादा सीटों से बीजेपी जीतेगी, क्योंकि लोग गुंडों की सरकार की वापसी नहीं चाहते। ये केशव मौर्य का स्टेटमेंट आज का है। केशव मौर्य जी तो खुद परेशान हैं, उन्हें खुद मालूम है कि उनके लिए क्या आप जिनके लिए कहा गया था और आपको जिनके लिए दर्द हो रहा है वो उन्होंने आपके लिए कहा है। जो नेता हैं वो अपने बातों से परेशान हैं, वो जवाब नहीं दे पा रहे पिछड़ों के क्षेत्र में जाकर। उनसे पूछा जा रहा है कि आपकी सरकार ने शिशुपाल जी देखिए केशव मौर्य साहब के लिए कितने इतने दुखी क्यों हैं? देखिए अजय जी, पिछड़े हमारी पार्टी में हमारे नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं।
अगर शिवपाल जी अपनी पार्टी का ध्यान रख लें, किस तरीके से शिवपाल यादव जी को पार्टी से निकाला इन लोगों ने, किस तरीके से अखिलेश यादव ने जो है आदरणीय मुलायम सिंह जी को उनके जीते जी उनकी पार्टी उनकी गद्दी से हटा के जो है अपनी खुद बैठ कर जा करके आप किस तरीके से जो है तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आपके समय पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से आप क्यों हाशिए पर पहुंच गए हैं? सारे चुनावों में आप जो है 1/3 सीट भी नहीं पा रहे हैं। तो जो 5 साल आपका मुख्यमंत्री रहा है, अखिलेश यादव आपके मुख्यमंत्री रहे हैं, आखिर अपराधों की पार्टी या गुंडों की पार्टी कहते ही खाली अखिलेश यादव का चेहरा क्यों आ जाता है? क्यों जो है उस समय जो है हमको अतीक अहमद का चेहरा दिखाई पड़ता है? क्यों हमको जो है मुख्तार अंसारी का चेहरा दिखाई पड़ता है? क्यों हमको विजय मिश्रा का चेहरा दिखाई पड़ता है? क्यों हमको विकास का चेहरा दिखाई पड़ता है? कारण यह है कि खाली अपराधियों को आपने पाला पोसा, उनको माननीय बनाया है, इसलिए जनता आपको बराबर नकार रही है। ओके सतीश जी, जल्दी समय कम हो रहा है। सतीश जी, सबसे ज्यादा ठीक है भाजपा में अपराधी हैं। सतीश जी, ये तो मानेंगे ना कि अब जो आप कह रहे हैं विकास की बातें और आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं उसका पूरा का पूरा जातीय आधार रहा है और वो भी बिखर रहा है और उसी बिखराव में सभी सेंध लगाना चाह रहे हैं, बीजेपी भी लगाना चाह रही है, चाहे वो कठेरिया को उतारें या जिसको मैदान में उतारें। देखिए अजय जी, ये सच है कि चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, उसके खिलाफ जनाक्रोश है और बीजेपी को ऐसा लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार करके वो जनाक्रोश को दूर नहीं कर सकती, उसको दबा सकती है। देखिए उत्तराखंड में आपको 3 मुख्यमंत्री पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी अगर उत्तराखंड में बीजेपी को 3 मुख्यमंत्री बहुत कम समय अंतराल के साथ अगर बदलने पड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी जनाक्रोश है। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में हालात ठीक नहीं है। अभी आपने कहा कि रीता बहुगुणा ब्राह्मण चेहरा हो सकती है। उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री के बावजूद भी अगर उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण संतुष्ट क्यों नहीं है? क्योंकि पूर्वांचल के ब्राह्मण जो छात्र हैं, जो यूथ है, उनको अपराध खत्म करने के नाम पर आपने एक विशेष जाति को राजनीतिक लाभ देने के लिए, योगी जी ने अपनी जाति को राजनीतिक लाभ देने के लिए ऐसे बुरे गुनाहों को जल्दी सूर्यकांत जी आप अपनी बात कहिए और फिर भट्ट साहब से आखिरी बात समय समाप्त। मंत्रिमंडल सूर्यकांत कर दे, तमाम पिछड़े आपसे सवाल पूछेंगे ना। देखिए आपको मैं 3 बातें बहुत जल्दी बताता हूँ। राइट सर। पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि जातीय समीकरण और जातीय संतुलन। देखिए प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, कागजों में वो जातीय समीकरण जातीय संतुलन सारा बैठा ले, कोई आपत्ति नहीं और कर सकते हैं उसको, उनको हम रोक थोड़ी सकते हैं। दूसरी बात ये है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या उत्तर प्रदेश के लोग, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के वो लोग, बनारस के वो लोग जो याद करते हैं बार बार उस डायलॉग को कि मैं आया नहीं हूं, गंगा माँ ने मुझे बुलाया है, वो गंगा के किनारे जो हजारों डेड बॉडीज जिनको दाह नहीं मिल पाया, आज क्या वो सब बहुत सारी बातें उसमें हैं और उस बातों पर जाएंगे तो इतना वक्त नहीं है। भट्ट साहब, कुंभ बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं आपको, महाकुंभ। अरे आप सुनिए बात, अरे समय नहीं है भट्ट साहब से एक छोटा सा 10 मिनट का। लोग खाली लाशों की राजनीति करना जानते हैं। आपने क्या देखा है? मालूम है कुंभ के पहले की फोटो जो है आप खींच करके अपने दिखा रहे हैं, इसलिए मैंने कहा झूठों की पार्टी है। झूठ बोलने के लिए आज उच्चतम न्यायालय ने इनको राहुल गांधी को बुलाया था, तो जिनको आईसीयू नहीं मिला, जिनको वेंटिलेटर नहीं मिला, झूठी बोलना। चलिए समय इतना ही था, माफ कीजिएगा आप सब, समय इतना ही था। बहुत देर से आप लोग गर्म हो रहे हैं, लेकिन माहौल में गर्मी तो अभी बनी रहेगी क्योंकि चुनावी विषाद तो बीत चुके हैं और राजनीति में कुछ भी बिना राजनीति के नहीं होता। तो ये भी जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, क्या उसके निशाने पर है यूपी उत्तराखंड? चेहरे सामने आने दीजिए, आपको ये बातें खुद समझ में आ जाएंगी। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज महाबहस में अपर्णा के साथ अब इस वक्त की खबर।